A very good morning to one and all, class 11. Welcome to your TSN English class. Today we'll start a new topic here, which is allegory. So what is allegory, students? So अगर आप देखें, so this is also after that alankar. This is also the another part of figure of speech, and this alankar is allegory. What is allegory? Allegory is रूपक अलंकार जैसे हम हिंदी में बोलते हैं. So the word allegory comes from the Latin allegoria, meaning speaking to imply something else. अब allegoria शब्द जो है लैटिन भाषा से आया है, एंड हियर मीनिंग स्पीकिंग टू इम्प्लाई समथिंग एल्स. यहाँ क्या बोल रहा है कि जो हम बोल रहे हैं उससे जो इम्प्लाई होता है दैट इज समथिंग एल्स. एंड एलिगरी इज अ सिंपल स्टोरी दैट रिप्रेजेंट्स अ लार्जर पॉइंट अबाउट सोसाइटी और ह्यूमन नेचर. विद दिस रूपक अलंकार या एलिगरी हम कह सकते हैं एक सिंपल स्टोरी को रिप्रेजेंट किया जाता है एक लार्जर पॉइंट अबाउट सोसाइटी एंड ह्यूमन नेचर में. एक सिंपल पॉइंट से ही आप डिस्क्राइब कर सकते हैं द होल सोसाइटी, द ह्यूमन नेचर with a larger point of view, and whose different characters may represent real life figures, जिसके different characters real life figures को represent कर सकते हैं. Sometimes situations in the story may echo stories from history or modern life without ever explicitly stating this connection. और कभी कभी situation जो होती है story में echo stories from history or modern day life without ever explicitity. So what is explicitity? So explicitity is that it describes something that is very clear and without vagueness or ambiguity. Explicitity मतलब कुछ भी ऐसा जो बहुत clear हो और जिसमें कोई vagueness या कोई ambiguity or there is no any kind of confusion or is there. So situation in the story में echo stories. So कभी कभी स्टोरी में जो सिचुएशन होती है वो ज़्यादा वैसी होती है फ्रॉम हिस्ट्री और मॉडर्न डे लाइफ. हिस्ट्री से भी हो सकती है, मॉडर्न डे लाइफ से भी होती है. एवर एक्सप्लिसिट स्टेटिंग दिस कनेक्शन, और उसके लिए उनके जो एक्सप्लिसिट जो एक्सप्लिसिटी होती है इट डिस्क्राइब दैट समथिंग दैट इज वेरी क्लियर एंड विदाउट वेगनेस और एम्प्लिसिटी दैट स्टेटिंग दिस कनेक्शन. उससे ही इसका ये कनेक्शन हम पता लगा सकते हैं. सो एलिगरीज आर सिमिलर टू मेटाफर इन दैट. अगर हम देखें तो एलिगरीज भी मेटाफर से कुछ हद तक सिमिलर होती हैं. इन दैट बोथ illustrate an idea by making comparison to something. क्योंकि दोनों में अगर आप देखें illustrate किया जाता है एक आइडिया जो कि दूसरे से आप कंपेयर कर रहे हैं. However, allegories are complete stories with characters. जबकि allegories जो होती हैं complete stories होती हैं और उनमें characters भी होते हैं. While metaphors are brief figure of speech. अगर metaphors जो होती है वो brief figure होती है और speech होती है, लेकिन allegories में क्या होता है complete story होती है और character में भी comparison होता है. So what is the purpose why we used allegory? Move on to next one. Allegory is used in writing. Allegory हम किस लिए यूज करते हैं? Writing में. क्यों यूज करते हैं? To express large, sometime abstract ideas. Large and sometime abstract means sudden ideas, कुछ ऐसे quick ideas, or to comment on society, और society पे comment करने के लिए. In some cases, such as in the classic political allegory, novel Animal Farm, कुछ केसेस हैं जिसमें क्लासिक पॉलिटिकल एलिगरी है जिसमें नॉवल एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल, जिनको जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है. सो एलिगरी गिव्स द ऑथर टू कवर टू टॉक अबाउट कंट्रोवर्शियल आइडियाज. एलिगरी की मदद से ऑथर जो है कुछ ऐसे आइडियाज़ को भी कवर अप कर सकता है विच आर लाइक कंट्रोवर्शियल, पॉलिटिकल, दैट अदरवाइज माइट बी टू डेंजरस टू टॉक अबाउट द एक्सप्लिसिटी, जिनको हम बहुत क्लियरली एक्सप्लिसिटी से बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ एलिगरी वी कैन यूज दैट. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिगरी. So what are the different types of allegory here? The first one, or you can say that the type of allegory here is biblical allegory. So biblical allegory क्या होता है या biblical रूपक अलंकार क्या होता है? It invokes theme from the Bible and often explore the struggle between good and evil. ये हमको invoke करता है theme from Bible कि हम Bible से किस तरह
थीम लग सकता है, एंड ऑफन एक्सप्लोर द स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड ईविल, और इसकी मदद से हम जो स्ट्रगल है बिटवीन गुड एंड ईविल उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. दिस कैन ऑल्सो रेफर टू एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइबल, जिसकी मदद से हम बाइबल में जो एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन है उनको भी समझ सकते हैं, विच डिफर फ्रॉम लिटरल इंटरप्रिटेशन, जबकि उनकी लिटरल मीनिंग तो अलग है एंड जो उनकी वैसी इंटरप्रिटेशन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है. एंड वर पॉपुलर इन द मिडिल एजेस, और इस तरीके की चीज़ें मिडेवल पीरियड में काफ़ी पॉपुलर थी. एग्जाम्पल C.S. लुइस की द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, ये इसका बाइब्लिकल एलिगरी का जो है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. नाउ सेकेंड वन इज क्लासिकल एलिगरी. अब क्लासिकल एलिगरी क्या होता है, लेट्स रीड आउट दैट. वन ऑफ द बेस्ट नोन एलिगरीज इन क्लासिकल लिटरेचर इज प्लेटोज एलिगरी ऑफ द केव. बेस्ट नोन एलिगरीज जो हैं क्लासिकल लिटरेचर की वो कौन सी हैं, एलिगरी ऑफ द केव. इन दिस स्टोरी प्लेटो इमेजिन, अब इस स्टोरी में क्या होता है कि प्लेटो इमेजिन करता है पीपल लिविंग इन अ केव. प्लेटो ने क्या इमेजिन किया कि लोग किस में रह रहे हैं, एक केव में, गुफा में. ओनली एवर सीइंग ऑब्जेक्ट्स एज शेडो, और इमेजिनेशन है, काल्पनिक है, इसलिए उसमें शेडोज दिखाई जा रही हैं रिफ्लेक्टेड ऑन द वॉल. सपोज इफ दे आर वॉकिंग तो वो रिफ्लेक्शन वॉल पे दिखाया जाता है, दैट इज इमेजिनेशन, है ना. सो इस तरह किया जाता है फ्रॉम द लाइट ऑफ अ फायर, और वो जो रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है वो किससे दिख रहा है, एक कुछ कैंप फायर, कुछ बॉन फायर जैसा जल रहा है, उससे वो रिफ्लेक्शन आपको नेक्स्ट वॉल पर दिखाई दे रहा है. सो रादर देन सीइंग द ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली, इसमें क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट्स आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहे हैं. प्लेटो यूज द केव एज सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन. इधर जो प्लेटो है उन्होंने केव को एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर यूज किया है ऑफ ह्यूमंस लिव इन द वर्ल्ड, कंट्रास्टिंग रियलिटी वर्सेस ऑन इंटरप्रिटेशन ऑन इट. और ह्यूमंस ने किस तरह इस वर्ल्ड को कंट्रास्टिंग, उसमें रियलिटी वर्सेस इंटरप्रिटेशन ऑफ इट, वो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. Now move on to the next one. That one is modern allegory. So modern allegory क्या होता है students? So it include many instances. अभी हमने 2 allegories पढ़ी. The first one is biblical allegory. The second one is classical. Biblical में जो थी वो interpretations जो थी वो काफ़ी हद तक कैसी थी, which explore the struggle between good and evil. and जो classical हमने पढ़ी उसमें क्या था, कुछ symbolical representation लिए थे which rather than seeing the objects directly it shows the objects are like in an indirect way. इसके अलावा मॉडर्न एलिगरी क्या होता है, इट इंक्लूड मैनी इंस्टेंसेस ऑफ फिनोमिनन कॉल्ड एलिगरीज which refers to the interpretation of work as allegorical without the them necessarily bring intended that way. इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस होते हैं जिसमें कुछ ऐसा फिनोमेना जिसको एलिगोरिसिस कहते हैं वो यूज हुआ है, विच रेफर टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्क एज एलिगोरिकल देन नेसेसरी बीइंग इंटेंडेड इन दैट वे. सो इसका कुछ एग्जाम्पल पढ़ें तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. देयर इज एन ऑन गोइंग डिबेट अमंग रीडर्स अबाउट J.R.R. टोलकिन्स. सो एक ऑन गोइंग डिबेट चल रही है J.R.R. टोलकिन्स के रीडर्स के बीच में. द लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज, इसका एग्जाम्पल जो है आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. तो मॉडर्न एलिगरीज जो है वो आधुनिक काल में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी. वेदर और नॉट द बुक्स वर रिटन एज एन एलिगरी फॉर वर्ल्ड वॉर. जो वर्ल्ड वॉर पे बुक्स लिखी गई थी वो भी मॉडर्न एलिगरी बेस्ड थी. इट हैज़ बिन यूज इन लिटरेचर ओवर 100 of years. और एलिगरी जो है वो लिटरेचर में 100 of years से यूज़ हो रही है. हियर आर सम प्रोमिनेंट एलिगरी एग्जाम्पल. कुछ प्रोमिनेंट एलिगरी के एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट वन हम देखते हैं जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म, जिसकी बात हमने अपने वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन आवर above paragraphs. So Animal Farm एक great example है एलिगोरी का and is often taught in high school English classes to introduce the concept. और हाई स्कूल इंग्लिश क्लासेस में एलिगरी कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए एलिगरी को पढ़ाया जाता है. इन दिस फार्म फेबल एनिमल्स रन्स अ सोसाइटी. अब इसमें क्या बताया गया है, कुछ फेबल एनिमल्स हैं जो सोसाइटी को रन कर रहे हैं. दैट डिवाइड इनटू फ्रैक्शंस एंड मिरर्स एंड द राइज ऑफ लियोन ट्रॉट्स्की एंड द रशियन रिवॉल्यूशन. और किस तरह रशियन रिवॉल्यूशन जो है वो इसमें आगे आपको बताया गया है. सो द स्टडी कैन बी रीड एज अ फेबल फार्म एनिमल रनिंग द सोसाइटी.
स्टडी में आपको ऐसा बताया गया है कि फेबल फार्म एनिमल एक सोसाइटी को चला रहे हैं, और इट कैन बी इंटरप्रिटेटेड एज द ऑथर क्रिटिसिज्म ऑफ कम्युनिज्म। अगर इसको हम इंटरप्रेट करें, बिकॉज हमने पहले क्या पढ़ा था, दैट दिस एलिगरी जो है, ये जो एलिगरी में आपको क्या बताया गया है, द वर्ड एलिगरी इज फ्रॉम द लैटिन वर्ड, इस तरह हमने पढ़ा था, एंड एलिगरी इज सिंपल दैट रिप्रेजेंट द लार्जर पॉइंट अबाउट द सोसाइटी। सो अब इसकी मदद से कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो आप जनरली नहीं दे पाते हैं वह इसमें है। तो इसमें क्या हुआ है कि एनिमल फार्म्स या फार्म पे जो एनिमल है रनिंग द सोसाइटी, वो एक सोसाइटी रन कर रहा है, और अगर हम इसको इंटरप्रेट करें या हम अपने तरीके से इसको समझे एज द ऑथर क्रिटिसिज्म ऑफ कम्युनिज्म, ऑथर इसमें कम्युनिज्म पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नाउ मूव ऑन टू एलिगरी टिप्स, दैट 5 टिप्स फॉर यूजिंग एलिगरी इन राइटिंग। हम एलिगरी या रूपक अलंकार को किस तरह हमारे इसमें यूज कर सकते हैं। थिंक ऑफ एन इम्पॉर्टेंट आइडिया यू वांट टू शेयर विथ योर रीडर। सोचें एक ऐसे इंपॉर्टेंट आइडियाज के बारे में जो आप अपने रीडर्स से शेयर करना चाहते हैं, अगर आपको एलिगरी ऐड करनी है अपनी राइटिंग में। सो इट शुड बी समथिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, वो आइडिया कुछ लार्ज और कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। समथिंग दैट रिलेट्स टू द सोसाइटी, सबसे पहली बात है आपको एलिगरी में सोसाइटी से रिलेटेड कुछ कमेंट होगा, तभी आप एलिगरी या रूपक अलंकार को पढ़ लेंगे। यू लिव इन ऑन अ लार्ज स्केल, और फिर आप उसे अपने राइटिंग में एक लार्जर स्केल पर प्रेजेंट करेंगे। Second tip, once you have decided on a topic, plan out your allegory. जब आप topic decide कर लेते हैं, then you have to plan your allegory. Move on to next page of how you will translate these real world ideas into fictional scenes and characters. फिर हमें ये decide करना है कि हम कैसे इन real world ideas को कुछ fictional scenes और characters में convert करें, translate करें. Now, carefully assign character, like animals are common as an Aesop fables and an animal farm, but there is no rule about what sort of character to use. जैसे इसमें animal farm और ये सब यूज हुआ है, लेकिन कोई ऐसा रूल नहीं है कि किस तरीके का कैरेक्टर आप यूज करें. Now, the third tip is whether you choose, remember that your audience will be trying to figure out who each character represent in real life. So, try not to confuse them with unrelated character whose purpose is not clear. जब भी हम कैरेक्टर लेंगे एलिगरी के लिए, अगर हमें कुछ एक्सप्लेन करना है तो हम ऐसे कैरेक्टर्स लेंगे जिन्हें हम जो रीडर है, बिकॉज राइटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो मैसेज वो कन्वे करना चाहता है वो इजीली कन्वे कर पाए। मैसेज या जो भी आप कन्वे करें थ्रू पोएट्री, थ्रू राइटिंग्स, वो कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए. सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम योर राइटिंग, और की एलिगरी से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. तो ट्राई नॉट टू कंफ्यूज द रीडर्स विथ अनरिलेटेड कैरेक्टर्स. ऐसे कैरेक्टर्स हमें पुट ऑन नहीं करने हैं जो अनरिलेटेड हों हमारे, एंड हुज पर्पस इज नॉट क्लियर. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज बी श्योर टू लेट योर रीडर नो how to read between the lines. You will need to leave clues without over explaining your message. Don't be so subtle that readers will miss the point of allegory. So सबसे पहले तो बी श्योर टू लेट योर रीडर नो हाउ टू रीड बिटवीन लाइन्स. सबसे पहले आपके रीडर को पता होना चाहिए इन लाइन्स को कैसे रीड करना है. एंड यू विल नीड टू लीव क्लूज विदाउट ओवर एक्सप्लेनिंग योर मैसेज. उसके बाद हमें अपनी एलिगरी में कुछ क्लूज रखने ताकि हमारा जो मैसेज है वो ओवर एक्सप्लेन ना हो रहा हो. बिकॉज एलिगरी इज जो है सोसाइटल व्यूज़ पे या कुछ ऐसे आइडियाज़ है ना जो कि हम जनरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उनको एक लार्जर लेवल पे एलिगरी के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं. सो ऐसे नहीं होना चाहिए दैट ओवर एक्सप्लेनेशन हो जाए. एंड डोंट बी सो सटल दैट रीडर विल मिस द पॉइंट ऑफ एलिगरी. और इतना सटल भी नहीं होना है कि जो रीडर है वो एलिगरी का पॉइंट ही मिस कर जाए, यानी रूपक अलंकार को ही मिस कर जाए. नेक्स्ट वन इज द सरफेस स्टोरी मस्ट स्टैंड ऑन इट्स ओन. जो स्टोरी है उसका जो सरफेस है दैट शुड बी क्लियर, एंड वाइल द अंडरलाइंग मैसेज कैन बी बिट एब्स्ट्रैक्ट. जबकि जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं दैट इज सडन, एंड दैट इजंट एन ऐसे और अ स्पीच. वो एक ऐसे और स्पीच फॉर्म में नहीं होना चाहिए. मैसेज शुड बी शॉर्ट, क्लियर, एंड इट शुड बी लाइक ईजी टू अंडरस्टैंड. ऐसा होना चाहिए, शॉर्ट, क्लियर और ईजी टू अंडरस्टैंड. सो द टॉप मोस्ट स्टिल मेक सेंस. तो और जो एलिगरी की टॉप मोस्ट लेयर जो आप इंक्लूड करना चाह रहे हैं अपने राइटिंग में, दैट शुड बी क्लियर एंड मेक सम सेंस. And by integrating in its
ओन राइट, और फिर वो अपने ही तरीके से आगे उस इशू को पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करें. सो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल, एंड इफ you don't understand this, please let me know. And students, kindly go through these notes 2-3 times, then you will understand what I'm going to convey it to you, because previously you have read all these things in your Hindi grammar portion. So now it's time to read it in English also, because now you are in the higher standard, that is 12th grade, so you need to understand it in a very, you can say that, descriptive manner. So till then, thank you and stay safe all of you.